नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज आपसे बातचीत के अंदाज में दो खबरों पर चर्चा करना चाहता हूं। शर्जील इमाम, जिन्हें दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उनकी ज़मानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के बारे में उनका भी मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने था। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के सामने शर्जील इमाम के जो वकील हैं सिद्धार्थ दवे, उन्होंने प्रार्थना की थी कि दिल्ली हाई कोर्ट में ज़मानत की याचिका पर सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा भी कि वे बेल के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ इतना चाहते थे कि हाई कोर्ट जो है उनकी ज़मानत की याचिका पर जल्दी सुनवाई करे, देर ना करे। और कब से पेंडिंग है? अप्रैल 2022 से। अप्रैल 2022 से ज़मानत की याचिका पर सुनवाई नहीं हुई, ये इनके वकील का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ महीनों में लगातार इस बात को रेखांकित किया है कि ज़मानत ही नियम है और जेल अपवाद है। बार बार कोर्ट में भी और कोर्ट के बाहर भी जजों ने इसे उजागर किया है कि अदालतें, निचली अदालतें ज़मानत देने में इतनी देरी क्यों कर रही हैं और ज़मानत की सुनवाई में देरी हो रही है, फैसला आने में देरी हो रही है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसलों पर टिप्पणी की है, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की है, गुणवत्ता पर भी टिप्पणी की है, नाराज़गी भी जताई है कि इस तरह का फैसला सही नहीं था अलग अलग मामलों में। तो शर्जील इमाम का जो मामला है, अप्रैल 2022 से उस पर सुनवाई नहीं हुई है और इनके वकील ने कहा कि हम चाहते हैं कि जल्दी सुनवाई हो। शर्जील इमाम के ख़िलाफ़ 8 FIR हैं और जो षड्यंत्र रचने के मामले में जो FIR है उसमें सुनवाई की बात हो रही है। इस साल मई में एक अन्य FIR के मामले में उन्हें बेल मिली थी, लेकिन जो मुख्य आरोप है उसके मामले में उन्हें बेल नहीं मिली थी। तो ये एक बड़ी बात है कि उमर खालिद, कितने साल हो गए, 4 साल जोड़िए तो लगता है सही जोड़ा या गलत जोड़ा, 4.5 साल तो नहीं है। शर्जील इमाम के साथ भी वही होता जा रहा है। तो इसलिए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस SC शर्मा की बेंच ने कहा कि वे इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, जिसमें आर्टिकल 32 के तहत, संविधान की धारा आर्टिकल 32 के तहत प्रार्थना की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट सुने और बताए कि निर्देश दे कि अप्रैल 2022 के बाद से जिस जमानत के मामले में सुनवाई नहीं हुई है उसमें सुनवाई तेज़ी से आए। अब शायद ये एक डेट है कि 25 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि हाई कोर्ट इस पर विचार करे। तो ये एक तरह से मामला शर्जील इमाम के बारे में या और उमर खालिद के मामले में काफ़ी अलग दिखाई देता है। जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज अलग अलग फैसलों में कह चुके हैं कि ज़मानत जो है वो नियमतः मिलनी चाहिए। नियम के अनुसार पहले आप ज़मानत दे दीजिए, लेकिन 4 साल 5 साल अगर आप किसी को जेल में रख रहे हैं और ज़मानत नहीं दे रहे हैं, कई कारणों से ज़मानत की सुनवाई स्थगित होती जा रही है, ये अच्छा तो नहीं है। और इसे और किसी और ने नहीं, किसी दूसरे नहीं, खुद अदालत के भीतर बैठे लोगों ने इसे रेखांकित किया है, इस पर चिंता जताई है। दूसरी बात है मधु कोड़ा, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनका मामला है। अब ये चाहते थे कि दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने 2017 में जो इन्हें जेल की सज़ा सुनाई थी, 3 साल की सज़ा, कठोर कारावास की सज़ा थी, उस सज़ा पर रोक लग जाए।
तो इसके लिए ये हाई कोर्ट जाते हैं 2020 में। दिल्ली हाई कोर्ट इनकी याचिका को खारिज कर देता है। मधु कोड़ा चाहते थे कि इस बार जो झारखंड में चुनाव हो रहे हैं उसमें वे चुनाव लड़ें, और लेकिन लड़ नहीं सकते थे क्योंकि ये दोषी पाए गए हैं और जेल में रह चुके हैं। तो 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट में इनकी याचिका खारिज हो जाती है। ये फिर जाते हैं तो अक्टूबर के महीने में इनकी याचिका खारिज हो जाती है। इनका केस बरकरार रहता है, मतलब जो सज़ा सुनाई गई थी निचली अदालत के जरिए द्वारा वो सज़ा बरकरार रहती है और मधु कोड़ा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस बीच हुआ ये कि जनवरी के महीने में मधु कोड़ा की पत्नी जो कांग्रेस में थी, गीता कोड़ा, बीजेपी में आ जाती हैं। लेकिन इसका बहुत ज़ोर शोर से ऐलान नहीं किया जाता है। आ जाती हैं लेकिन इतना उभार कर जैसे होता है कि स्वागत कर रहे हैं, हंगामा मच रहे हैं, इस खबर को बहुत सतह के नीचे ये खबर रखी जाती है कि ज़्यादा इस पर चर्चा ना हो। जबकि प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि वे भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार के एक मामले में सजा पाए व्यक्ति को बीजेपी के मंच पर देखा जाता है। और सितंबर महीने में जब जमशेदपुर में कोल्हान क्षेत्र में रैली होने वाली थी, बारिश के कारण प्रधानमंत्री का जहाज़ उड़कर नहीं जा सका, तो 130 किलोमीटर की यात्रा वो सड़क मार्ग से करते हैं। उस मंच पर मधु कोड़ा भी विराजमान हैं और वहाँ पर जाकर वो संबोधित करते हैं। चुनाव जीतने के लिए मधु कोड़ा से इन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन हेमंत सोरेन पे भ्रष्टाचार के आरोप ज़रूर लगाते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन को 5 महीने के लिए जेल में डाला गया। आप सबने देखा कि झारखंड हाई कोर्ट ने कैसे उन्हें रिहा किया 5 महीने जेल में रहने के बाद। जब लोकसभा चुनाव ख़त्म हो गए, झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि सबूत बेहद कमज़ोर हैं, इतने मजबूत नहीं हैं कि आप इन्हें जेल में डालें। लेकिन कितना ड्रामा हुआ, एक मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा, एक नए मुख्यमंत्री को पद भार संभालना पड़ा और जेल जाना पड़ा। तो एक राज्य में काम करने का समय कितना बर्बाद हुआ। भ्रष्टाचार से लड़ाई के नाम पे एक अलग तरह की नूरा कुश्ती खड़ी कर दी गई। मीडिया लग गया हेमंत सोरेन को भ्रष्ट बताने में। और यहाँ मधु कोड़ा और गीता कोड़ा जब बीजेपी में आते हैं तब कोई हंगामा ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं होती है। तो अब क्या हुआ है कि मधु कोड़ा चाहते तो थे कि झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन इनके क्षेत्र में इनके प्रभाव वाले क्षेत्र में नामांकन की तारीख आज ही समाप्त हो जाती है 25 अक्टूबर को। लेकिन कुछ सीटें कहीं और भी दी जा सकती थी, तो सुप्रीम कोर्ट गए और इनकी प्रार्थना थी कि जो निचली अदालत की सज़ा है उस पर रोक लगे ताकि ये चुनाव लड़ सकें। वहाँ मधु कोड़ा को राहत नहीं मिली, यानी कोर्ट ने आज इन्हें इस लायक नहीं समझा कि इन्हें जिन मामले में सज़ा हुई है उस पर रोक लगा दे। और ये संभव भी नहीं था कि एक सुनवाई में कोर्ट इनकी सज़ा को निलंबित कर दे। कुछ तो प्रक्रिया पूरी होती, तो एक तरह से मधु कोड़ा को राहत नहीं मिली। लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप तो चिपका हुआ है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधु कोड़ा से, गीता कोड़ा से दूरी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। अब जबकि अमित शाह बहुत सारी रैलियों में कह चुके हैं, एक तो इनका ही बयान है जो मैं पढ़ के बता रहा हूं कि मधु कोड़ा घोटाला किसने किया, ये 9 अगस्त को कह रहे हैं, यूपीए ने किया। तो मधु कोड़ा के घोटाले को लेकर ये यूपीए पर आरोप लगा रहे हैं अमित शाह। और मधु कोड़ा आज किसके पाले में है? बीजेपी के पाले में है। उनकी पत्नी गीता कोड़ा बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं, परिवारवाद के कोटे से भी वो चुनाव लड़ रही हैं। और जब ये सारा मामला चल रहा था तो हिमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछा गया होगा कि मधु कोड़ा तो आपकी पार्टी में आ गए, आपकी पार्टी भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है और भ्रष्टाचार के आरोप में जो दोषी पाया गया है उसी को आप पार्टी में ला रहे हैं, उनकी पत्नी को आप टिकट दे रहे हैं और उनके जीतने से आप झारखंड में सरकार बनाने की आशा रखते हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि मधु कोड़ा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये मैं पढ़ रहा हूं उनका बयान। कह रहे हैं कि मधु कोड़ा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आदिवासी जनजाति के एक बड़े नेता हैं। ऐसे में हमको सबका सम्मान करना है।
कमाल है ना। हमारी पार्टी में कोई भी आए लेकिन केस बंद नहीं होगा, केस जैसे चल रहा था वो वैसे ही चलेगा। हमारी पार्टी कोई भी ज्वाइन करना चाहेगा तो हम राजनीतिक दल होने के नाते सभी को सम्मान देंगे, लेकिन कोई केस बंद नहीं होगा। कमाल की बात है ना। कमाल के सुविधा के हिसाब से किस तरह से तर्कों को घुमाया जा रहा है कि चूंकि वो आदिवासी समाज के बहुत बड़े नेता हैं इसलिए उनका हम पार्टी में सम्मान करेंगे। तो इस तर्क से तो आप किसी का भी सम्मान करते चले जाइए, तो उस सम्मान की कोई सीमा तो हुई नहीं। तो फिर आप भ्रष्टाचार की लड़ाई कहां लड़ रहे हैं? आपने तो एक बार भी नहीं, आपने कहा केस बंद नहीं होगा। वो बंद करने का इख्तियार आपके हाथ में नहीं है क्योंकि वो केस चल रहा है। इस मामले में मधु कोड़ा को पहले सजा मिल चुकी है। तो मैं ये बता रहा हूं कि किस तरह से कहानियां घुमाई जाती हैं और इसका और अपने आप को बचाया जाता है। होता क्या है कि मीडिया जो है कभी भी इन सवालों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को नहीं घेरता है, कभी इस तरह के सवालों को लेकर डिबेट नहीं करता है। वो अक्सर ऐसे सवाल तैयार करता है जैसे लगे कि विपक्ष को ही सारी बातों के लिए जवाब देना है। 10 साल हो गए बीजेपी के केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के, लेकिन आपने इस तरह की कितनी डिबेट देखी होगी कि मधु कोड़ा की सज़ा बरकरार रही, स्थगन या निलंबन के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, सफल नहीं हुई, तो बीजेपी मधु कोड़ा के सहयोग से क्यों चुनाव जीतना चाहती है? अगर वो हेमंत सोरेन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है तो भ्रष्टाचार के आरोप में मामले में सजा पाए व्यक्ति के साथ क्यों घूम रही है? क्यों उनकी पत्नी को टिकट दे रही है? गीता कोड़ा जब बीजेपी में आ गई तो बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था और 2019 में देखिए गीता कोड़ा जब प्रधानमंत्री मोदी के पार्टी के खिलाफ लड़ती हैं, चुनाव जीत जाती हैं और लेकिन उसके बाद वो बीजेपी में आ जाती हैं गीता कोड़ा और अब इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। तो अब वो सारे मुद्दे कहाँ गए? सुधांशु त्रिवेदी, इनका बयान मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्या 2008 में मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे? 2006 में शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे। 2000 में करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, जेल में थे। और ये सब गिनाते जा रहे हैं, मगर इसमें से किसी ने भी इतनी नैतिकता तो निभाई कि जेल में जाने से पहले इस्तीफा दे दिया। ये इन सब उदाहरणों को लेकर अरविंद केजरीवाल पर अटैक कर रहे हैं कि जब वो जेल गए तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और अब क्या है, जब मधु कोड़ा आपके साथ हैं, जेल जाने वाले आपके साथ हैं, तो इस समय आपकी नैतिकता कैसे किस तरह से है, कहाँ है? तो एक तरह से आप सुप्रीम कोर्ट के इन 2 मामलों के नज़रिए से देश की न्याय व्यवस्था, जांच व्यवस्था और भ्रष्टाचार की राजनीति को आप समझ सकते हैं। यही खेल हो रहा है। जब भी चुनाव आता है इन्हीं सब मुद्दों, बनावटी मुद्दों को लेकर होता कुछ भी नहीं है, किसी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं है, लेकिन पूरा चुनाव इन सब मुद्दों के आसपास तहस नहस कर दिया जाता है। बराबरी से कोई मुद्दा उठाया नहीं जाता है। विपक्ष का मुद्दा होगा ज़रूर, हेमंत सोरेन भ्रष्ट हैं, बीजेपी ने आरोप लगाया तो इस पर 300 बहस हो जाएगी। मधु कोड़ा बीजेपी के साथ हैं, भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए गए हैं, इस पर आपको कोई बहस नज़र नहीं आएगी। इस पर भी आपको कोई बहस नज़र नहीं आएगी कि एक व्यक्ति है, एक नौजवान है शर्जील इमाम, अप्रैल 2022 से उसके मामले में, जमानत के मामले में सुनवाई क्यों नहीं हुई? अप्रैल 2022 से ये अक्टूबर 2024 है। फिर सुप्रीम कोर्ट की इन बातों का क्या मतलब है कि जमानत नियम है, बेल अपवाद है? तो उम्मीद है आप सोचेंगे। सोचा कि एक अलग तरीके से आपसे बात की जाए, आपसे चर्चा की जाए। बहुत सारी खबरें होती रहती हैं, कभी कभी कुछ अलग अंदाज में भी बात होनी चाहिए। उम्मीद है शेयर बाज़ार में आपका हालचाल सब ठीक होगा। अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो सरकारी दावों से कुछ अलग नज़र आ रही है। यह भी देखने को मिल रहा है कि दिवाली का मौसम चल रहा है और FMCG कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि जो मिडिल क्लास है उसकी क्षमता जो है वो सिकुड़ती जा रही है, वो खरीद नहीं रहा है, खरीद नहीं पा रहा है। ये कितना बड़ा सवाल है कि मिडिल क्लास की क्षमता सिकुड़ने से FMCG का विकास नहीं हो रहा है।
तो इस पर लेकर भी कोई बहस हो सकती थी, पर कोई बहस नहीं है। तो इसलिए होता क्या है कि आप खोलते तो टेलीविज़न चैनल हैं, सुबह शाम बैठे रहते हैं, मगर जो जानना चाहिए वो आप नहीं जान पाते हैं। लेकिन कुछ तो करना है आपका, तो वो एक हिंदू धर्म का मामला आएगा और एक एंटी मुस्लिम मामला आएगा। तो उसमें आप काफ़ी उग्र हो जाएंगे, इंगेज हो जाएंगे, भिड़ जाएंगे, ऐसा ही होना चाहिए, वो लोग ऐसे होते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं। इसी में आपको घुमाया टहलाया जा रहा है 10 साल से। और जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, मगर आप अब ये बात कहने की स्थिति में तो है नहीं, क्योंकि आपने जानते हुए भी इन बातों को नकारा। और चूंकि आप जानते थे कि सच्चाई ये है और पब्लिक में आपको आना था, आपको समर्थन करना था, तो आपने क्या किया कि हिंदू धर्म का इस्तेमाल किया। धार्मिक मुद्दों के सहारे आपने राजनीतिक पहचान बनाई, अपने राजनीतिक समर्थन को उचित ठहराने का प्रयास किया। वो आप आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि 100-150 साल से हिंदी प्रदेश में यही फॉर्मूला चल रहा है। मुझसे पहले बहुत से पत्रकार आए जो इन सांप्रदायिक हिंसा को लेकर समझते रहे, ज़्यादा गहराई से अध्ययन किया, लोगों को बताया, खूब अखबारों में लेख लिखे, किताबें छापी, लेकिन ये सब प्रक्रिया बंद नहीं हुई। तो आप ये करते रहेंगे तो धोखा देते रहिए अपने आप को, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन यह बात जान जाइए कि बेरोजगारी से और यहाँ के अवसरों से लोग इतने तंग आ गए हैं कि अमेरिका अवैध घुसपैठिया बनकर घुसने के लिए बेचैन है और हर समय धरा रहे हैं। 90,000 से ज़्यादा लोग अमेरिका में अवैध घुसपैठिया बनने की कोशिश में धरा रहे हैं वहाँ पर जाके। और आपके देश में जब राजनीति होती है, हिंदू जगाओ यात्रा, तो मुस्लिम इलाकों में जाकर कहा जाता है अवैध घुसपैठिया आ जाते हैं। और आपने इसके बहाने आर्थिक स्थिति की ये हालत कर दी है कि इस देश के बच्चे दूसरे देशों में अवैध घुसपैठिया बन रहे हैं। तो उम्मीद है इन सब बातों पर आप सोचेंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।